हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें से हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू लास्ट क्लास में निकालना सीख लिया था। उसके बाद आगे क्या करते हैं उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर, चलिए तो एक बार रिकैप कर ले। बिल्कुल सर। देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग। अमाउंट, रुपीज, ये हो गया हमारा पार्टिकुलर। सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीएवी। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं हम। जी सर। उसमें से माइनस करते हैं हम म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, जो एक्चुअली में पेड किया है ऑनर ने, उसको माइनस करते हैं। अगर पे नहीं किया है तो लेस नहीं करेंगे। तो लेस करने के बाद क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू में से जब हम म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाता था नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम बोलते थे शॉर्ट में एनएवी। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में निकाल लिया था। ठीक है सर। इसके बाद क्या करते थे सर, उसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें जो पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनएवी। जो हमारा ये एनएवी निकल के आया उसका 30% लेस करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन, और अगर हमने कोई लोन ले रखा है हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो उसकी जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मिलती है। तो ये जब दो चीज़ें हम माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद जो हमारी फिगर निकल के आती है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। ठीक है सर, तो हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके। ओके सर। तो डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, दो चीज़ें हम डिडक्ट करते हैं अपने एनएवी में से। क्या, एक होता है हमारा 30% ऑफ एनएवी। पहली चीज़ जो डिडक्ट करते हैं हम 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू मतलब नेट एनुअल वैल्यू। म्यूनसिपल टैक्स पेड करने के बाद जो बचा उसका 30% लेस करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये दो चीज़ें लेस करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर 30% क्यों लेस करते हैं, 30% क्यों लेस करते हैं हम लोग। देखिए, अब टेनेंट रह रहा है, जो किराएदार रह रहा है घर में, तो हर साल कुछ ना कुछ उसमें रिपेयर मेंटेनेंस चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ खराब होता ही रहता है। तो ऑनर उसकी मरम्मत कराता है। ठीक है। तो इनकम टैक्स ने देखा कि मोटा मोटी इसका कितना खर्चा होता होगा, जो ये रिपेयर मेंटेनेंस होता है कितना खर्चा होता होगा। तो उसको देख के एक उसने एक वैल्यू दे दी कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि जितना भी आपका एनएवी है उसका 30% रिपेयर मेंटेनेंस के लिए यूज हो रहा है। एक्चुअल रिपेयर मेंटेनेंस चाहे कुछ भी ना हुआ हो, ऑनर ने कुछ भी खर्चा नहीं किया हो, फिर भी आपको 30% मिलेगा। ठीक है। या आपने एक्चुअल में ज़्यादा किया है तब भी आपको 30% ही मिलेगा। डीम्ड है ये। ठीक है, कि हम आपको इतना ही अलाउ करेंगे चाहे आपने खर्चा किया है या नहीं किया है उस घर के ऊपर जो रेंट पे दे रखा है। ठीक है। ठीक है सर। तो ये डीम्ड वैल्यू है जो कि एनएवी पे निकालते हैं, 30% ऑफ एनएवी। ठीक है। ठीक है सर, ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, जैसे कि हमारा उसमें आता है, क्या नाम है आपका, सैलरी के अंदर है, वैसे ही इसमें मिलता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। चाहे एक्चुअल में कुछ खर्चा हुआ हो ना हो उस फ्लैट के ऊपर या घर के ऊपर, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, ऑनर ने खर्चा किया है नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं।
ठीक है, 30% मिलेगा ही मिलेगा। 30% of NAV is allowed as a deduction. This is flat deduction and is allowed irrespective of actual expenditure. एक्चुअल में मकान मालिक ने उस घर पे खर्चा किया है कि नहीं किया, जो लेट आउट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये मिलेगा ही मिलेगा, फ्लैट 30% मिलेगा ही मिलेगा। द असेसी विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 30% इन केसेस वेयर वेयर द एनुअल वैल्यू इटसेल्फ इज निल। जहां पे हमारा जो नेट एनुअल वैल्यू ही जीरो आ रहा है, उसका आप 30% क्या निकालोगे? जो हमारा नेट एनुअल वैल्यू ही जीरो आ रहा है, उसका 30% आप क्या निकालोगे? कुछ नहीं। तो जहां पे एनुअल वैल्यू ही हमारा जीरो है, वहां पे इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये तो सर हमें पता ही है, जीरो का हम 30% निकाले, 100% निकाले, वो जीरो ही आएगा, तो कोई उससे मतलब लिखने की जरूरत थी नहीं सर। इतना तो हमें भी पता है सर। ठीक है, तो जहाँ पे एनुअल वैल्यू निल है, वहाँ पे इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कहाँ पे, किस केस में सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, या फिर जहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड ले रखा है और वहाँ पे उसकी एनुअल वैल्यू निल आ रही है, तो वहाँ पे 30% की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जीरो मान के चलते हैं हम, जीरो का आप 30% करोगे तो भी जीरो ही आएगा। ठीक है जी सर। तो पहली चीज ये माइनस करते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन अ बोरोड कैपिटल इज अलाउड एट अ डिडक्शन। ये क्या है सर? अब देखिए, दो केसेस के लिए इसका हम लोन ले सकते हैं। एक कि हमें नया घर बनवाना है, नया घर खरीदना है, या फिर पुराना घर है उसकी मरम्मत करानी है, रिनोवेट कराना है, रिपेयर कराना है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इन केसेस के लिए हम लोन ले सकते हैं। तो दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट पेबल ऑन अ लोन बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब घर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, रिपेयर, पुराना घर था उसको रिपेयर कराने के लिए, रिनोवल मतलब रिनोवेट करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए कि घर बना हुआ था और आधा हाफ, फर्स्ट फ्लोर आधा बना हुआ था, उसको पूरा बना लिया, रिनोवेट करने के लिए, या पूरा पूरा दोबारा से उसको नए जैसा कर दिया पुराने घर को। रिकंस्ट्रक्शन कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन। ठीक है सर। सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, लोन का जितना इंटरेस्ट पोर्शन है, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। इंटरेस्ट पेबल ऑन अ फ्रेश लोन टेकन ऑन टू repay the original loan raised earlier for the aforesaid purpose is also admissible as a deduction। ये क्या है सर? ये क्या है सर? इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए, मिस्टर ए ने एक लोन लिया था 5 लाख का, ठीक है, घर बनाने के लिए या फ्लैट खरीदने के लिए। ठीक है। अब ये जो लोन है 5 लाख का, उसको रीपे करने के लिए, उसको रीपे करने के लिए इसने एक और लोन ले लिया। ये लोन 1 है, इसने एक और लोन ले लिया 6 लाख का। 6 लाख का लोन क्यों लिया? इसको रीपे करने के लिए। तो जो ये 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकल के आएगा, उसकी भी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। वही ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने पहले कोई लोन ले रखा है हाउस प्रॉपर्टी के लिए और उस लोन को रीपे करने के लिए नया लोन लेते हैं, फ्रेश लोन ले रहे हैं, तो जो फ्रेश लोन का इंटरेस्ट है, जो फ्रेश लोन का इंटरेस्ट है, उसकी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। उसके बाद इसमें दो चीज़ें आती है। क्या चीज़ें आती है सर? देखिए, इसमें दो पीरियड का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। एक तो करंट ईयर का हो गया, जिसमें आपका फ्लैट आपने परचेज किया है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, और उससे पहले का जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और जो करंट ईयर में इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसका अलग होता है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। क्या बोले सर? कुछ समझ में नहीं आया सर? कोई नहीं, अभी समझते हैं, आराम से समझेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, एग्जाम्पल से समझेंगे हम।
ठीक है, ये हमारा 1 अप्रैल 2017, ये हो गया हमारा 31 मार्च 2023, और ये हो गया 31 मार्च 2024। ठीक है, हमने 1 अप्रैल को कोई लोन लिया, यहाँ पे एक लोन लिया था, ठीक है, 10 लाख का, 10% के हिसाब से, 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ठीक है सर। लोन लेने के बाद, लोन लेने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया था उसका कंस्ट्रक्शन जाके कंप्लीट हुआ मेरा 23-24 में। यहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मान लीजिए 1 जुलाई 2023 को कंप्लीट हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ठीक है सर। तो इनकम टैक्स इसमें बोलता है कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है सर, उससे पहले वाले साल को हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन या परचेज कब कर रहे हैं हम सर, 23-24 में, 23-24 में, तो इससे पहले वाले जो भी साल होंगे उसको हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, जब जिस साल में हम घर खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं, उस साल से पिछले वाले साल को क्या बोलेंगे, कब तक सर, जिस दिन से हमने लोन लिया है, जिस दिन से लोन लिया है, ठीक है, वहां से लेके जिस साल में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उस से पहले वाला जो 31 मार्च है वहां तक लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको क्या बोलेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब लोन का इंटरेस्ट 10% है, 10 लाख के ऊपर, है ना, इसका जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले का जो पीरियड है उसका इंटरेस्ट है, क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और इसकी डिडक्शन मिलती है 5 इंस्टॉलमेंट में। जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा यहाँ से यहाँ तक उसको हम 5 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट, जो कि शुरू कब से होता है, जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है या फिर हमने घर खरीदा है, उस ईयर से, उस ईयर को मिला के नेक्स्ट 5 ईयर में हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन का क्लियर हुआ कुछ, हाँ सर। प्लस जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उसका पूरा का पूरा जितना भी इंटरेस्ट होगा, जितना भी इंटरेस्ट होगा पूरा का पूरा फुल्ली अलाउ हो जाएगा उसी साल में, फुल्ली अलाउ हो जाएगा उसी प्रीवियस ईयर में। तो प्री कंस्ट्रक्शन का जो भी इंटरेस्ट बनता है हमारा, जब से लोन लिया और जिस ईयर में हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है या घर खरीद रहे हैं, उससे पहले वाला 31 मार्च, वहां से लेके लोन तक का जो भी पीरियड है, उस पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उसकी हमें डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में मिलती है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और स्टार्ट कब होएगा, जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है या हमने घर परचेज किया है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब एक बार पढ़ते हैं। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट for the period prior to the previous in which property is acquired or constructed is completed। इस ईयर में कंप्लीट हुआ, हाँ सर, इससे पहले वाला जो भी पीरियड होगा उसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज अलाउेबल एज अ डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आता है, निकालिए 10 लाख का 10%, मान लीजिए लोन पे नहीं किया उसने, इंटू 6,
कितने साल हो गए? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल, है ना? 6 ईयर हो गए। तो 6 सालों के लिए 6 लाख निकल गया है। ठीक है, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा हमारा। 6 डिवाइड बाई 5, 1 पॉइंट, मतलब 1,20,000 इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, जो कि स्टार्ट होगी, पहली डिडक्शन हमें मिलेगी यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, ऐसे चलती रहेगी 5 ईयर्स तक। ठीक है, ठीक है सर। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से। हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, दो टाइप के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के मेथड होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें अगर क्वेश्चन में सॉल्व करने को दिया है, इंटरेस्ट निकालने को दिया है, तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट मेथड के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, तो जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उस पीरियड का, उस 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और वो पहले इंस्टॉलमेंट की डिडक्शन कब मिलेगी? जिस ईयर में हमारा जो घर है हमने उसको परचेज किया या कंप्लीट किया है। ठीक है, ठीक है। और जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन या कंप्लीट हुआ है या फिर घर परचेज किया है, उस ईयर का इंटरेस्ट सर वो पूरा ही पूरा अलाउ हो जाएगा उसी साल में। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब इसके ऊपर कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे निकालते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। एक 7/2020 को मिस्टर ए ने एक लोन लिया 5 लाख रुपए का। ठीक है, 10% पर एनम के लिए, पर हम 10% पर एनम फॉर परचेज ऑफ, या कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए 1 जुलाई 2020 को उन्होंने 5 लाख का लोन लिया एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ठीक है सर। और ये घर जाके कंप्लीट हो रहा है आपका, घर कंप्लीट हो रहा है आपका जाके 1 जुलाई 2023 में। यहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अभी मान के चलिए कि 5 का 5 प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, सारा का सारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2024 को। 5 का 5 सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, प्रिंसिपल की कोई पेमेंट नहीं हुई। तो ये हो गया हमारा 31/3/2021, 31/3/22, 31/3/23। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमें इंटरेस्ट निकालना है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा है हमारा? जिस दिन से हमने लोन लिया है वहां से लेके जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उससे प्रीवियस ईयर, उस ईयर को छोड़ के उससे जो पुराने वाले ईयर्स है वो हमारे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आ जाएंगे। तो यहाँ से लेकर 31 मार्च 2023 तक का हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, फाइनेंशियल ईयर वाइज हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 2021
21, 22, 22, 23 इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए कितना होता है। अभी हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सर 5 लाख इंटू 10% इंटू, यहाँ पे लोन लिया है हमने 1 जुलाई को, 1 अप्रैल से लिया होता तो पूरे साल का निकाल दे, लेकिन हमने जुलाई में लिया है तो कितना महीने का निकालेंगे सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने के लिए 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ पे सर, यहाँ पे पूरे साल का निकालेंगे क्योंकि प्रिंसिपल पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग खड़ा है अभी, और इसका भी पूरे साल का निकाल लेंगे। 10%, 10%, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए कितना आया, कैलकुलेट कीजिए। ये आया सर 5 लाख का 10% हो गया 50,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये हो गया सर 37,500, ये हो गया 50,000 और ये 50,000, ठीक है। ठीक है सर, टोटल कितना हो गया? 137,500, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? वो 1,37,500, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का तीनों जो भी पीरियड है प्री कंस्ट्रक्शन का, उसका हमारा टोटल इंटरेस्ट हुआ 1,37,500। अब इसकी डिडक्शन हमें मिलेगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 27,500 निकल के आया। 27,500, 27,500 कर करके 5 साल में हमें डिडक्शन मिलेगी। और पहला कब हम क्लेम कर पाएंगे? जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है सर? प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो कितने डिडक्शन मिलेगी? 27,500 ये मिल जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन का। हाँ सर, और 50,000 मिल जाएगा इस साल का पूरा का पूरा। तो टोटल हमारा हो जाएगा 77,500। इतना हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। ठीक है सर, जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है या परचेज किया है हमने, उस ईयर का जो भी इंटरेस्ट है फुल्ली मिल जाएगा, फुल्ली अलाउड है एज अ डिडक्शन। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन का जितना भी इंटरेस्ट होगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और वी हैव परचेज्ड अ फ्लैट, ठीक है। ठीक है सर, चलिए, तो आई थिंक क्लियर है। कैलकुलेशन भी वैसे एग्जाम में आएगा नहीं कैलकुलेशन करने के लिए, बट फिर भी पता होना चाहिए अपने को। तो हम कौन से इंटरेस्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे सर? सिंपल इंटरेस्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट फॉर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। Interest related to the year of completion of construction, acquisition of property can be fully claimed in that year irrespective of date of completion. डेट ऑफ कंप्लीशन से हमें कोई मतलब नहीं है, पूरे साल का जितना भी इंटरेस्ट है सब हमें मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, उसके बाद इसमें देखिए लेट आउट में तो हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है मिल जाती है, लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस केस में, इंटरेस्ट के ऊपर लिमिट लगा रखी है कि इस लिमिट तक ही अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा हुआ तो नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो वो केसेस डिस्कस करते हैं। पहले लेट आउट का, अगर हमने घर को रेंट पे दे रखा है तो उस केस में कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा? वोल ऑफ अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट जितना इंटरेस्ट है पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा हमारा, ठीक है। पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा जितना भी निकल के आ रहा है, ठीक है।
बोरोड कैपिटल पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पोर्शन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विदाउट एनी सीलिंग लिमिट वुड बी अलाउड एज अ डिडक्शन। जैसे यहाँ पे कितना निकल गया था हमारा 77,500। तो अगर ये लेट आउट होता तो पूरा का पूरा हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इस केस में क्या होगा सर, interest on a loan taken for acquisition or construction of house on or after 1st April 1999 where such construction is completed within 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed, aggregate interest paid or payable for one or two self occupied properties subject to a maximum of 2 lakh rupees। ये क्या है सर, अगर असेसी ने लोन ले रखा है फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन, घर खरीदने के, हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस केस में जब उसने लोन लिया है जिस साल में लोन लिया है उस साल के ख़त्म होने के विथ इन 5 ईयर अगर उसने परचेज कर लिया है या फिर कंस्ट्रक्ट कर लिया है घर, तो उसको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी सर, मैक्सिमम 2 लाख तक, 2 लाख तक। ठीक है, ठीक है सर। कितने घर के लिए मिल सकती है सर, अगर उसके पास एक है तो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, या दो है तो दो के लिए। जितनी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एसएससी के पास दो से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके पास ऑप्शन है कि उनमें से किसी दो को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, बाकी को डिम लेट आउट मान लेंगे हम। तो दो हाउस प्रॉपर्टी तक ये डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 लाख, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 लाख सर। ठीक है सर। उसके बाद इन केस ऑफ लोन टेकन फॉर रिपेयर रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर रिपेयर रिनोवेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए है तो उसके लिए मैक्सिमम मिलेगा 30,000, मैक्सिमम 30,000। तो कहने का मतलब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो अगर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन है और 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गई है, जब लोन लिया है उस साल के एंड से 5 साल के अंदर वो कंप्लीट हो गई है, बन गई है, तो उस केस में मैक्सिमम 2 लाख तक का मिलेगा। और अगर रिपेयर वगैरह के लिए है, रिपेयर रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए है तो मैक्सिमम 30,000 मिलेगी। ठीक है, और सर मान लीजिए 5 साल में वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, फिर 5 साल में अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है तो फिर उसको 30,000 मिलेगा। 5 साल में अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उस केस में उसको 30,000 मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब इसके कुछ नोट्स हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर 1 और 2, जो 2,30,000 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, चाहे एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या दो है, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द असेसी कांट एक्सीड 2 लाख रुपीज। मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिल सकती है, 2 लाख तक, उससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक पे 30,000 मिल रहा है और एक पे 1,80,000 मिल रहा है, टोटल हो गया आपका 2,10,000। लेकिन इन दोनों का एग्रीगेट मिला के 2 लाख मैक्सिमम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फॉर क्लेमिंग डिडक्शन फॉर रुपीज 2 लाख। जो पहली वाली कंडीशन है कि कंस्ट्रक्शन के केस में जो 2 लाख तक की डिडक्शन क्लेम करने के लिए, उससे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बैंक से, या अगर एम्प्लॉयर से ले रखा है तो एम्प्लॉयर से लेगा। ठीक है, तभी डिडक्शन मिलेगी।
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट इज अवेलेबल ऑन एक्रोल बेसिस। जो इंटरेस्ट होएगा पूरे साल का वो एक्रोल बेसिस पे मिल जाएगा, उसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी। ये नहीं कि जितना इंटरेस्ट पे किया सिर्फ उतने का मिलेगा, नहीं, पूरे साल का जितना इंटरेस्ट होगा, जितना बनता है पूरा का वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है ऑन अ एक्रोल बेसिस। जरूरी नहीं है कि उसकी पेमेंट करेंगे तभी उसकी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, जैसे म्यूनसिपल टैक्सेस का था, वहाँ पे पे का था कि आप पे करोगे तभी मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट जितना भी ड्यू है, आपने पे किया है तो ठीक है, नहीं पे किया तो भी सबका सब आपको डिडक्शन मिल जाएगा पूरे साल में जितना ड्यू है। ठीक है, ठीक है सर। डिडक्शन अंडर section 24B for an interest is available on an accrual basis. Therefore, interest occurred but not paid during the year can also be claimed as a डिडक्शन। जिसका हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया उसकी भी डिडक्शन हमें मिल सकती है ड्यू बेसिस पे। इंटरेस्ट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वुड बी अवेलेबल ओनली इफ द एसएससी एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। इसका क्या मतलब है सर? जो हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ और सिर्फ मिलेगी ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर। ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था कि सर दो टैक्स रिजीम चल रहे हैं अब, एक ऑप्शनल और एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो अगर उसने ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है तो उसी में ही इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। कौन से? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। लेट आउट में पूरा का पूरा मिल जाएगा दोनों टैक्स रिजीम में, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें उसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एसएससी ने अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है तो ही इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अगर लेट आउट है, लेट आउट में दोनों ही केसेस में, दोनों ही टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में उसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इफ एसएससी पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिडक्शन अंडर 24B in respect of interest on a loan for self-occupied property. Self-occupied property is not allowed. अगर सर लेट आउट है तो लेट आउट का मिल जाएगा, लेट आउट का दोनों ही केसेस में मिल जाएगा, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिलेगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अगर सिलेक्ट कर रखा है एसएससी ने, उस केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। ये क्या है सर? कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए लोन में इंटरेस्ट का भी पोर्शन है और एसएससी अभी कुछ दे नहीं पा रहा है, पे नहीं कर पा रहा है, तो बैंक वाले बोलते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन है, जो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके उसको फ्रेश लोन बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एसएससी ने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बन गया आपका 2 लाख का, ठीक है, बट वो पे नहीं कर पा रहा है, पे नहीं कर पाया, जो भी रीजन है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, बोलते हैं उससे बातचीत करके कि देखिए आपका इंटरेस्ट का जो पोर्शन है इसको भी हम रिकंस्ट्रक्ट करके पूरा का पूरा लोन हम बना देते हैं आपका 7 लाख का, ठीक है, और इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कीजिएगा, मतलब इंटरेस्ट को भी लोन बना देते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, जो ये इंटरेस्ट का पोर्शन है इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा 2 लाख के ऊपर, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर, अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। Anirudh has a property whose municipal valuation is rupees 1,30,000. The fair rent is 1,10,000 per annum and the standard rate fixed by the Rent Control Act is 1,20,000 per annum. The property was let out
फॉर अ रेंट ऑफ 11,000 per month throughout the previous year. Unrealized rent was 11,000 and all the condition prescribed by the rule 4 is satisfied. He paid municipal taxes at the rate 10% of municipal valuation. Interest on a borrowed capital was 40,000 for the year. Compute his income from house property for AY 24-25. तो चलिए सॉल्व करते हैं। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? अनिरुद्ध के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू है 1,30,000, फेयर रेंट है 1,10,000, स्टैंडर्ड रेट है 1,20,000 और प्रॉपर्टी को उसने रेंट पे दे रखा है 11,000 पर मंथ के हिसाब से, जिसमें से 11,000 अभी अनरिलाइज रेंट है, वो हमें रिलाइज नहीं हो पाए। ठीक है, और ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब बाई रूल 4 इज सेटिस्फाइड। जो रूल 4 में कंडीशन दे रखी थी कि टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, सारे एक्शन ले लेने चाहिए थे उसको, ऐसे जो टेनेंट है उसके दूसरे मकान में नहीं रहना चाहिए, तो सारी कंडीशन कंप्लीट है। उसने सब कुछ करके देख लिया लेकिन रेंट रियलाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 11,000 को एक्चुअल रेंट में से माइनस कर देंगे। ओके सर। ही पेड म्यूनसिपल टैक्सेज एट द रेट 10%। जो उसने म्यूनसिपल टैक्स पे किया है 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन, जितना म्यूनसिपल वैल्यूएशन है उसका 10% उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है। ठीक है सर। और इंटरेस्ट ऑन अ बोरोड कैपिटल, और इंटरेस्ट पे किया है ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का, जो कि उस प्रॉपर्टी के लिए लिया था उसने। चलिए कैलकुलेट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए वर्किंग नोट 1, फिर उसमें से लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्सेस पेड। अगर पेड नहीं होते तो सर लेस नहीं करते, पेड है तो लेस कर रहे हैं। कितना है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन 1,30,000 है, उसका 10% निकालिए सर 13,000। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी निकालते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू और NAV, उसमें से हम माइनस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है 30% ऑफ NAV और दूसरा है इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है सर। तो इंटरेस्ट दे रखा है 40,000। हाँ, चलिए अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। वर्किंग नोट 1 डाल देते हैं यहाँ पे। पहले किसको कंपेयर करते हैं सर, म्यूनसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट को, इन दोनों को कंपेयर करते हैं पहले, इन दोनों में जो भी हायर हो। ठीक है, तो क्या है, 1,30,000 और फेयर रेंट 1,10,000, दोनों में से हायर कौन सा है सर, ये हायर है। ठीक है, फिर दूसरे पे आते हैं 1,30,000 और उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 1,20,000, 1,20,000, दोनों में से जो भी लोअर है। लोअर कौन सा है सर, 1,20,000। ठीक है, अब 1,20,000 को कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट है हमारा सर एक महीने का 11,000 है, 11,000 इंटू 12 माइनस अनरियलाइज रेंट को हम लेस कर देंगे, तो 11,000 इंटू 12 1,32,000 माइनस 11,000। अनरियलाइज जो नहीं हो पाया, जो रियलाइज नहीं हो पाया उसको हम लेस कर देंगे एक्चुअल रेंट में से, तो ये आया 1,21,000। इन दोनों में जो भी हायर है। ठीक, कौन सा हायर है, 1,21,000, तो 1,21,000 हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। उसमें से 13,000 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 1,08,000।
1,08,000 का 30%, सर 32,400। लेस कीजिए कितना आता है। सर 35,600 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला, क्लियर है। सबसे पहले हम म्युनिसिपल वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे फेयर एंड को, फेयर एंड के साथ। दोनों में से जो भी हायर होगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, फिर उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेट के साथ। ठीक है। जो वैल्यू निकल के आएगी म्युनिसिपल और फेयर एंड, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर एंड दोनों में से जो भी हायर होगा उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ। ठीक है। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, स्टैंडर्ड रेट और जो वैल्यू निकल के आएगी, जो भी लोअर होगा वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। ठीक है। और वो वैल्यू और एक्चुअल रेंट दोनों में जो भी हायर होगा वो हमारा जीएवी बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। एग्जाम्पल 5। गणेश हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 2.5 लाख पर एनम। गणेश के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है, 2.5 लाख रुपए। द फेयर रेंट इज ₹2 लाख पर एनम, और उसका फेयर रेंट कितना है, 2 लाख रुपए। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, सर 2,10,000। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, और प्रॉपर्टी को 20,000 रुपये हर महीना रेंट पे दिया है हमने पर मंथ। हाउएवर द टेनेंट वैकेट द प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी 2024, लेकिन जो किराएदार था वो 31 जनवरी को खाली करके चला गया। ठीक है। अनरियलाइज रेंट वाज 20,000। ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब बाई रूल 4 आर सेटिस्फाइड। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट द रेट 8% of municipal valuation. Interest on a borrowed capital was rupees 65,000 for the year. Compute the income from house property of Ganesh for AY 24-25। तो मैंने यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ये हमारा साल है 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 2023। ठीक है, ओ 24, 2024। 31 मार्च 2024। ठीक है। ठीक है सर। तो बोल रहे हैं कि जो टेनेट था वो 31 जनवरी 2024 को खाली करके चला गया। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक लेट आउट था। रेंट कितना था, 20,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। और 2 महीने, 2 मंथ, फरवरी और मार्च, 2 मंथ्स क्या रहा, ये वेकेट रहा, खाली रहा, ये घर खाली रहा। ठीक है। तो जहाँ पे भी वैकेंसी आ जाए, जहाँ पे भी घर खाली रह जाए, जहाँ पे भी घर थोड़े टाइम के लिए भी खाली रह जाए, हमें वहाँ कुछ भी चेक नहीं करना है, कुछ भी चेक नहीं करना है। जो भी एक्चुअल रेंट है, जो भी एक्चुअल रेंट है वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। एनुअल रेंट माइनस अगर कुछ अनरियलाइज रेंट है उसको माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी आ गई, 2 महीने के लिए हमारा जो घर था, वो हाउस प्रॉपर्टी थी, वो खाली रह गई, वैकेट रह गई। तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेक नहीं करना, जो भी एक्चुअल रेंट होगा माइनस अनरियलाइज रेंट, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है। चलिए तो सॉल्व करें इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं।
अनरियलाइज्ड रेंट है 20,000 रुपये। 20 का मतलब जनवरी का रेंट पे नहीं किया और बिना पे किए ही भाग गया हो, हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ चला गया किराएदार, है ना। म्यूनसिपल टैक्स उसने पे किया है 8%, बहुत अच्छी बात है। तो सॉल्व करते हैं फिफ्थ सॉल्यूशन। पार्टिकुलर्स अमाउंट, जीएवी क्या बन गया हमारा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सर एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो फेयर रेंट है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन है, स्टैंडर्ड, इनको आपस में कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी आ गई। जहाँ भी वैकेंसी का क्वेश्चन देखे आपको कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ एक्चुअल रेंट लेना है वहाँ पे। एक्चुअल रेंट माइनस अगर कुछ अनरियलाइज रेंट है तो वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। तो 20,000 इंटू 10 महीने के लिए, जनवरी तक ही रहा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, सर ये हो गया 2 लाख। उसमें से 20,000 माइनस कर दीजिए, 1,80,000। फिर म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, 8% इसने पे किया है कि 8% कितने का, पे नहीं किया होता तो, सर पे नहीं करता तो नहीं मिलता। कितना है, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख का 8% निकालिए, कितना होता है, सर 20,000 रुपये। वेरी गुड। कितना आया, सर 1,60,000। ये क्या निकल गई हमारी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें से क्या माइनस करते हैं हम लोग, कहाँ गया, आओ, इसमें से माइनस करते हैं हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला क्या है, 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दे रखा है, सर इंटरेस्ट दे रखा था 65,000, देख लेते हैं, 65,000 इंटरेस्ट दिया था, 65,000, और 30% ऑफ एनओवी निकाल लीजिए, 1,60,000 का 30%, इसका 30% कितना हो गया, 45,000, 48,000। माइनस कीजिए, कितना आता है, सर 47,000। ये निकल गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बेंगलोर। पूर्णा के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है इंदिरा नगर में, बेंगलोर में। सी स्टेज विथ हर फैमिली इन दिस हाउस, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहती है। तो कौन किस टाइप की प्रॉपर्टी हो गई, रेंटेड है या नहीं सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो पहले क्वेश्चन समझना है कि क्या बोल रहा है, पहले ही सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है कि हाँ फेयर रेंट दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन है, आपस में कंपेयर करते नहीं, पहले समझिए। मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे इन सब की जरूरत ही नहीं है, अब बिना मतलब में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझना है कि क्या बोल क्या रहा है। द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन नेबरहुड इज 25,000, हमें मतलब ही नहीं है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन इतनी है, मतलब नहीं है, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड 8,000, इसकी भी जरूरत नहीं है। द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगेन इन अप्रैल 2017 विथ अ लोन ऑफ 20 लाख टेकन फ्रॉम एसबीआई हाउसिंग एट द 9% per annum on 1st April 2017. The construction was completed on 30/11/2019. Accumulated interest up to 31/3/2019
2019 इज 3,60,000। ऑन 31/3/2024 पूर्णा पेड 2,40,000 विच इंक्लूड 1,80,000 एज अ इंटरेस्ट। देयर वॉज नो प्रिंसिपल रिपेमेंट प्रायर टू दैट डेट। बहुत अच्छी बात है। कंप्यूट पूर्णाज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर ए वाई इतना अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कैलकुलेट करना है। अगर ये डिफॉल्ट में होता तो इंटरेस्ट की भी डिडक्शन नहीं मिलती इसको। ठीक है, अगर ये डिफॉल्ट के अंदर होती, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन भी नहीं मिलती इसको। ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं फिर। क्या? बिल्कुल सर। चलिए, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स्थ सॉल्यूशन। पार्टिकुलर अमाउंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होगी? सन नील। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में क्या होती है? सन नील होती है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में जीएवी क्या होगी? नील या जीरो। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। सर इस केस में लेस नहीं होते, ये भी जीरो रहेगा। वेरी गुड। जीरो में से वैसे भी आप क्या ही जीरो माइनस करेंगे? हाँ, जीरो में से कुछ भी आप माइनस करोगे वो जीरो नेगेटिव आएगा, ही जीरो आएगा, है ना? बिल्कुल सर। फिर है ना भी जीरो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है 30% ऑफ एनएवी। जीरो का 30% निकालिए, कितना आएगा सर? जीरो आएगा। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट के भी दो पोर्शन है। पहला है प्री कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और दूसरा करंट ईयर। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट दे रखा है। और अब थोड़ा केस को समझते हैं, केस बोल क्या रहा है। माइनस करने के बाद वैल्यू आ जाएगी हमारी। चलिए अब केस पहले समझते हैं कि बोल क्या रहा है ये। 1 अप्रैल 2017 को इसने लोन लिया है 20 लाख का, 9% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, 31/3/2019, 30/11/2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है 31/3/20, 21/22, 31/3/23 और 31/3/24। देखिए इस डेट को हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस साल से पहले वाला जो पीरियड है, ये वाला, ये हो गया हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और इसका जितना भी इंटरेस्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, और 31/3/24 तक जो लोन का वो है प्रिंसिपल। ठीक है,
यहाँ पे इसने पे किया है लास्ट डे पे 240 पे किया है, जिसमें से 180 आपका इंटरेस्ट है इस ईयर में। 1,80,000 इंटरेस्ट है और 60,000 प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसको अभी बाद में देखेंगे, पहले इसका प्री कंस्ट्रक्शन वाला सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। कितने साल हो रहे हैं सर? 2 साल। 1 और 2 साल हो रहे हैं सर। ठीक है, तो 20 लाख पे 2 साल का इंटरेस्ट निकालिए। वैसे कैलकुलेट करके दे रखा है आपको, फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे, हमें देखना कैसे आया। 1 साल का है 1,80,000, 2 साल का हो गया 3,60,000। ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट हो गया 3,60,000। अब इसकी जो हमें डिडक्शन मिलती है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, तो डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। मतलब 72,000 5 सालों में हमें मिलेगा। और वो साल स्टार्ट कब से होगा? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। पहला साल ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। ठीक है, तो जो साल हमारा 23-24 है, ये आखिरी साल है। ये मैंने चार्ट क्यों बनाया, डायग्राम क्यों बनाया? क्योंकि एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चों को। मान लीजिए यहीं पे 5 साल कंप्लीट हो जाता आपका, यहीं पे आपका 5 साल कंप्लीट हो जाता, यहीं पे अगर 5 साल कंप्लीट हो जाता आपका, फिर आप यहाँ पे दिखा देते प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट 72,000, तो गलत हो जाता। इसीलिए हमें काउंट करना है। देखिए, पहला साल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ। ठीक है, तो 72,000 हमें यहाँ मिल जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन का। और करंट ईयर में 1,80,000 पे किया इसने। टोटल कितना हो गया सर? 252। 252, बट मैक्सिमम कितना अलाउड है कंस्ट्रक्शन के केस में? सर मैक्सिमम अलाउ है 252 हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम अलाउ है आपका 2 लाख ही। 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा इसको। तो 2 लाख का इसको लॉस हो गया। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? इंटरेस्ट टोटल कितना निकल के आया? 252, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 2 लाख तक, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। अगर ये रिपेयर के लिए लिया होता तो सर 30,000 पे कर देते फिर। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। तो ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख आ गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है, श्रीमती राज लक्ष्मी owns a house property in at Edwar in Chennai. The municipal valuation of property is 5 lakh. Fair rent is 420. Standard rent is 480. The property was let out for rupees 50,000 per month up to December 23. Thereafter, the tenant vacated the property and श्रीमती राजलक्ष्मी यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ये कौन सा केस है सर? पार्ट ऑफ ईयर रेंट पे था और उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड है। पार्ट ऑफ द ईयर आपका रेंट पे था, उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये वाला केस है सर। ठीक है, ठीक है सर। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 23 कुड नॉट बी रियलाइज्ड इन स्पाइट ऑफ ऑनर्स एफर्ट। नवंबर दिसंबर का हमें रेंट नहीं मिल पाया, बहुत कोशिश करी ओनर ने, लेकिन किराएदार ने पैसा नहीं दिया। ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर रूल 4 आर सेटिस्फाइड। जो भी रूल 4 में कंडीशन प्रेस्क्राइब हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं। सी पेड म्यूनसिपल टैक्सेज एट द रेट 12% ड्यूरिंग द ईयर। उन्होंने 12% म्यूनसिपल टैक्स पे किया है, म्यूनसिपल जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर। सी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। बहुत अच्छी बात है। कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी AY 23-24। तो चलिए कैलकुलेट करें।
कैलकुलेट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीज़ है। उसको हम फेयर रेंट के साथ कंपेयर करते हैं, 5420, विच एवर इज हायर। कौन सा हायर है? 5 लाख। इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे स्टैंडर्ड रेट तक, स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 480। दोनों में से लोअर जो होगा, कितना लोअर है सर? 480। उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट कितना है सर? 50,000 अप टू दिसंबर, 9 महीने। 50,000 इंटू 9 मंथ्स माइनस 2 महीने की, 2 महीने का रेंट रियलाइज नहीं कर पाया था वो बेचारा, तो 1 लाख माइनस कर देंगे इसमें से। 50,000 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 3.5 लाख। इन दोनों में जो भी हायर है वो हमारा क्या बन जाएगा? जीएबी बन जाएगा। तो जीएबी हो गया हमारा 480 पार्टिकुलर, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। अगर पेड नहीं हुए तो सर डिडक्शन नहीं मिलेगी। कितनी बार बताएं आपको, आप बार बार भूल जाते हो। 12 इंटू 5 लाख कितना हो गया? 5 लाख का 12%, 60,000 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। ये आ गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू 420। इसमें से हम माइनस कर देंगे 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट। तो 420 का 30% माइनस कीजिए, कितना होता है? 1,26,000 और 25,000 ये है। माइनस कीजिए, कितना आता है? सर 269, ये हमारा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए चलिए, अब 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अब एक 8 क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 8, गणेश हैज अ 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्युपाइड। गणेश के पास 3 प्रॉपर्टी है, तीनों की तीन ही सेल्फ ऑक्युपाइड है। लेकिन सर डिडक्शन तो हम किसी दो को ही सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते हैं। बिल्कुल, उसमें से किसी एक को इसको लेट आउट मानना पड़ेगा, बाकी दो को सेल्फ ऑक्युपाइड। अब ऑप्शन इसके पास है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। द पार्टिकुलर ऑफ हाउसेज फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 आर एज अंडर। म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेट दे रखा है, डेट ऑफ कंप्लीशन परचेज दे रखा है, म्यूनसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन अ मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी दे रखा है, 55,000 रिपेयर के लिए है, इंटरेस्ट फॉर अ करंट ईयर ऑन अ मनी बोरोड ऑन अप्रैल 2016 फॉर अ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, और एक 75 आपका परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए दे रखा है।
कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 एंड सजेस्ट विच हाउस शुड बी opted by Ganesh to be assessed as a self-occupied, so that his tax liability is the minimum. ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि उसको कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए। 3 हाउसेज हैं उसके पास, उसमें से 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और 1 को लेट आउट मानना है। और यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि हमें बताना है कि किस में मिनिमम होगा। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी निकालेंगे और ऑप्शनल में भी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि किस केस में मिनिमम आता है। अगर ऑप्शनल लेते हैं तो कौन से इसमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे कौन से एक घर को लेट आउट मानेंगे और बाकी दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी कैलकुलेट करेंगे और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जिसमें मिनिमम आएगा वो हम उसको एडवाइस करेंगे कि ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही है, ये वाला आप डिम लेट आउट मान लो और इन दोनों हाउसेस को सेल्फ। चलिए सॉल्व करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां पे 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दे रखी है, तो पहले हम उसको लेट आउट मान के सॉल्व करेंगे। डिम लेट आउट मान के तीनों को वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि अगर उनमें से 2 को ये ले लें और 1 को ये ला ले तो क्या वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं तीनों को ही डिम लेट आउट मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए सॉल्व करें इसको। चलिए, ये हाउस 1 हो गया, हाउस 2 हो गया, हाउस 3 हो गया। ठीक है, पार्टिकुलर जीबी बताइए क्या होगी। म्यूनसिपल इसमें एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं, है ना। तो जो एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा तीनों को कंपेयर करने के बाद वही हमारा क्या बन जाएगा, जीएबी बन जाएगा। इन दोनों में से हायर कौन सा है, सर ये हायर है। और इन दोनों में से लोअर कौन सा है, ये लोअर है। तो ये इसका हो जाएगा 3,50,000। इन दोनों में हायर कौन सा है, सर ये हायर है। ये और इसमें लोअर कौन सा है, सर ये। तो ये हो गया 3,60,000। इन दोनों में हायर कौन है, सर ये हायर है। इन दोनों में लोअर कौन है, सर ये लोअर है। तो ये भी निकल के आ गई हमारी 3,50,000, 3,60,000 और 3,75,000। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें से माइनस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्सेस पेड। कितना है सर, 12%, 8% और 6%। कैलकुलेट कीजिए म्यूनसिपल वैल्यूएशन पे। तो 3,00,000 का 12%, पहला केस। ठीक है, फर्स्ट हाउस का 3,00,000 पे 12% कैलकुलेट कीजिए, कितना है सर, 36,000 रुपया। ठीक है, सेकंड वाले का कैलकुलेट कीजिए, 3,60,000 का 8%, सर इसका आया 28,800। और थर्ड वाले का कीजिए 3,30,000 पे 6%, सर 19,800। ठीक है, लेस कर दीजिए। एन कितना आया, सर एन आया हमारा 3,50,000 माइनस 36,000, 3,14,000। इस केस में यह है सर हमारा 331,200। और लास्ट वाले में 19,800 को माइनस करेंगे, यह है हमारा 355,200। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें से माइनस कर देंगे 30% ऑफ एन। हम क्या कर रहे हैं अभी सर, डीम्ड लेट आउट मान के सॉल्व कर रहे हैं, तीनों की वैल्यू निकाल रहे हैं।
हमने माना है कि तीनों ही डिम लेट आउट अगर होते तो क्या वैल्यू निकल के आती, इंटू 30। 99306 355 200 इंटू 60। अब इसमें से इंटरेस्ट और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें है 55,000 और इसमें है 1,75,000। माइनस कीजिए कितना होता है, 219800 331200 माइनस 99,360 55,000। और इसका आ गया 3 वैल्यू ऑफ डीम्ड लेट आउट। अगर हम इसको लेट आउट मानते पहले घर को तो इतनी वैल्यू आती, दूसरे को मानते तो इतनी आती, तीसरे को मानते लेट आउट तो इतनी आती। अब बस हमें ऑप्शन बनाना है, ऑप्शन बना के देख लेते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है हमें, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ये हाउस 1, ये हाउस 2, ये हाउस 3, नेट इनकम, ये हो गया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। पहले ऑप्शन में हम इसको लेट आउट मानते हैं और इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं, तो इनके केस में इंटरेस्ट का कुछ डिडक्शन मिलेगा नहीं और 30% का तो वैसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जीरो वैल्यू मानते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एनएवी की, तो इस केस में वैल्यू निकल के आएगी 2,19,800। दूसरे केस में मानते हैं, और थर्ड केस में ठीक है, इन तीनों का टोटल। तो जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 है उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है एसएससी के लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में। अगर पहले और दूसरे हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले और थर्ड को लेट आउट मान ले तो उसकी इनकम मिनिमम हो जाएगी, ठीक। चलिए अब ऑप्शनल टैक्स रिजिम के अंदर कैलकुलेट करते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का हो गया, अब ऑप्शनल में देखते हैं कि ऑप्शनल में क्या होता है। ऑप्शनल टैक्स रिजिम,
हाउस 1 2 3 और टोटल इनकम। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। पहले ऑप्शन में मानते हैं कि ये वाला पहला हाउस आपका लेट आउट है और बाकी दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इस केस में बाकी सबकी तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, इसकी 30,000 रिपेयर के लिए लिया था तो 30,000 इसकी मिलेगी और इसकी 1,75,000 मिलेगी। यहाँ पे तीनों को ऐड कीजिए, कितना आता है? अब यहाँ पे देखने वाली बात है, टोटल इनकम तो निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 30,000 और 1,75, 2,05,000 हो रहा है। इन दोनों को लिमिट कर देंगे 2 लाख तक, 2 लाख तक। तो ये आएगा आपका 19,800। 2,19,000 में से 2 लाख ही माइनस करेंगे क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख है इंटरेस्ट की। ठीक है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे में मानते हैं ये लेट आउट है आपका, तो इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं इसमें। इसमें इनकम आपकी निकल के आई इतनी और इसमें है आपकी 1,75,000। तो ये हो गया आपका 1,840। अब लास्ट ऑप्शन, इस वाले को ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, सेल्फ ये लेट आउट मान लेते हैं, बाकी इसको दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इसमें हो गया इंटरेस्ट का कुछ नहीं मिलेगा, इसमें 30,000 मिलेगा क्योंकि रिपेयर के लिए है। तो ये हो गया 43,640। तो सबसे लोअर कौन सा है? ये वाला। तो हम बोलेंगे उसको, अगर उसने ऑप्शनल टैक्स रिजीम ले रखा है, कि आप दूसरे वाले घर को लेट आउट, डिम लेट आउट मान लो और बाकी पहले और तीसरे घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है तो ऑप्शनल 3, तीसरे घर को मान लेंगे लेट आउट, बाकी दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ऐसे हम एडवाइस कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में एक दो मिसलिनियस टॉपिक बचे हैं उसको डिस्कस करेंगे, प्लस इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, ओके सर। चलिए, ये मेरा नंबर है 7631399189। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड या जो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है उससे रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, ओके सर, थैंक यू।